our deepest respect to Sir M. Vishwesvaraya. Let us also recognize the countless engineers across India who are silently shaping our nation's destiny, from construction sites to laboratories, from campuses to innovation hubs. May this day, engineering is not just a profession, a mission to innovate, to solve, to build, to serve humanity. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Respected ladies and gentlemen, please allow me to humbly request, based upon the today's invitation, Sri K. Sinha, IAS, Chief Secretary, Government of Tripura, to please repeat to deliver the address. Please, sir. नमस्कार। मंच पर उपस्थित श्रद्धेय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहब महोदय, इस सभा के सभापति आदरणीय श्री परमानंद बनर्जी महोदय, हमारे प्रिय साथी श्री किरण गुप्ते जी, श्री अभिषेक सिंह जी, हमारे साथी चीफ इंजीनियर डॉक्टर राजीव वर्मा जी, NIT के आदरणीय प्रोफेसर के पात्रा महोदय, सभी इंस्टीट्यूशन से आए हुए हमारे यंग छात्राएं, इस उपस्थित सभी अन्य भाइयों बहन, सबसे पहले मैं स्वयं रूप से विश्वेश्वरैया जी को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ यहाँ आप सभी लोग जो बैठे हुए हैं, इंजीनियर के अवसर पर हार्दिक शुभकामना एवं बधाई देता हूँ। साथ ही साथ हमारे साथी सुशांत दत्ता जी को 2025 के इंजीनियर डे के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर के रूप में रिकॉग्नाइज करने के लिए उन्हें भी बधाई देता हूं। जैसा कि अभी आपने वेलकम एड्रेस में राजीव जी को सुना था कि इंजीनियर्स डे सरकार की ओर से मनाया जाने लगा 2022 ईस्वी में। मुझे आज भी याद है जब राजीव जी और कुछ अन्य हमारे इंजीनियर साथी मुझे उस वर्ष इसी प्रोग्राम के लिए आमंत्रित करने आए थे, तब मैंने उनसे जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा था कि जैसे कि, क्योंकि मैं सेक्रेटरी हेल्थ पहले रहा था, तो डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, तो आप लोग इंजीनियर्स डे मनाते हैं, तो इसमें जो नोडल डिपार्टमेंट कौन है? मुझे लगा हो सकता है कि PWD हो या पावर डिपार्टमेंट भी हो सकता है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से इंजीनियर्स डे नहीं मनाया जाता है। मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ और मैंने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, आप लोगों की इतनी भूमिका रहती है और हम लोग आपकी भूमिका को नहीं पहचाने, सम्मान न दें, ऐसा हो नहीं सकता है। और आप आज ही फाइल बढ़ाइए। हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी बहुत ही जेनरस प्रवृत्ति के अभिभावक हैं, गार्जियन हैं। मैं गारंटी कहता हूं कि आज फाइल जाएगा, कल लौटकर आ जाएगा कि यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, और ठीक यही हुआ। और मुझे सचमुच ही आज जब उन्होंने यह बात अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कही तो बहुत ही संतोष की अनुभूति हुई कि हमारे इंजीनियर बंधु जो हमारे विकास की दौड़ में सबसे आगे हैं, उन्हें किस तरह का सम्मान मिला है 2022 से। और मुझे बताते हुए फक्र होता है कि इन 3 सालों में आप लोगों ने जो जो कारनामे किए हैं वो भी काबिले तारीफ हैं। अभी आप किरण गुप्ते साहब को सुन रहे थे, अभिषेक सिंह साहब को सुन रहे थे। उन्होंने समय की कमी के कारण
आपकी बहुत सारी उपलब्धियों को नहीं बताया, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने त्रिपुरा के ग्रोथ रेट को एक्सेलरेट करने में आपने भूमिका निभाई, वो काबिले तारीफ है। यही नहीं, मैं जब भी आप लोगों से मिलता हूं, छोटे छोटे ग्रुप्स में, बड़े बड़े ग्रुप्स में, व्यक्तिगत तौर पर, तो मैं हमेशा आपसे यह दरख्वास्त करता हूं कि आप कुछ ऐसा करें, अपनी प्रक्रियाओं को इतना सरल बनाएं कि जो काम करने की गति है और भी तेज हो और गुणवत्ता में भी सुधार हो। मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि इन 3 वर्षों में आपने बहुत सारे ऐसे सुधार किए हैं जिससे अब गति आई है आपके कार्य में, त्रिपुरा के विकास की गति में। उदाहरण के तौर पर, जब मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया कि जो टेबल टॉप एक्सरसाइज होता है, टेंडरिंग की प्रक्रिया होती है, उसको और कैसे कम किया जाए, तो आप लोगों ने 40-42 पन्ने के टेंडर पेपर्स को घटा करके 5-6 पन्नों में कर दिया। ये आसान काम नहीं था। आप लोगों ने हिम्मत जुटाई और किया। हम लोगों का जो शेड्यूल ऑफ रेट्स था वो वर्षों पुराना था और अभी अब ऑलमोस्ट करंट है। मैंने आज का शेड्यूल ऑफ रेट्स है और आज ही के शेड्यूल ऑफ रेट्स पर काम करते हैं, नहीं तो यह 6 साल 7 साल पुराना चल रहा है। और मैं आपको बताता हूं, हो सकता है कि हम लोगों की उपलब्धि चूंकि साथ करते हैं, साथ देखते हैं, तो हमें नजर नहीं आता। भारत के अधिकतर राज्य ऐसे हैं जहां अभी भी शेड्यूल ऑफ रेट्स 2015 का चल रहा है। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे काम करने में सुविधा तो होती ही है और काम करने में स्वच्छता भी आती है। और यदि काम करने में स्वच्छता आती है तो स्वाभाविक है गुणवत्ता भी बढ़ती है। और यही कारण है कि हम लोगों ने जो एक लक्ष्य रखा था कि हम लोगों का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए। आप में से अधिकतर लोगों को मालूम होगा कि किसी भी देश, किसी भी समाज की आर्थिक दर तभी तेज होती है जब वहां कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है। और इन्हीं प्रक्रियात्मक सुधारों के कारण पिछले साल की तुलना में करीब 35% का इजाफा हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। सभी राज्यों में जाएंगे तो देखेंगे 5%, 6%, 7%, मैक्सिमम 10%। और ये आप लोगों की बदौलत हुआ। यही नहीं, इस बार भी हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को और भी ज्यादा तेज करने का लक्ष्य रखा है। और जब भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करते हैं तो विकास दर तो ज्यादा बढ़ती ही है, उसके साथ साथ जो भारत सरकार से हमें आर्थिक सहायता मिलती है, आर्थिक लोन मिलता है, उसमें भी काफी इजाफा होता है। यहां जितने भी हमारे पीडब्ल्यूडी एवं अन्य इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के बंधुगण बैठे हुए हैं, वो इसका महत्व जानते हैं। और यही कारण है कि अब हम बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स लेने की हिम्मत जुटा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा रास्ते में G+16 जो बिल्डिंग है वो अब दिखने लगा है। अभी तक नीचे काम हो रहा था, अब हम लोग आते जाते देख रहे हैं। जब यह इमारत खड़ी हो तब अपने आप में अगरतला शहर का मान और सम्मान में 10 गुना इजाफा करेगी। इसी तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं
जो हमारी जो टीम भावना, इच्छा शक्ति, काम करने की बढ़ती हुई गति की भावना को उजागर करेगी और देश के सामने एक नया ज्वलंत उदाहरण पेश करेगी। अभी विकसित त्रिपुरा की चर्चा आप सुन रहे थे और मैं मंच पर बैठा बैठा ही सोच रहा था कि यदि हमें विकसित त्रिपुरा बनाना है और अन्य राज्यों की तुलना में भी इसको नई ऊंचाई पर ले जाना है, तो आप लोगों की भूमिका सबसे ज्यादा अहम होगी। बहुत सारे उदाहरण हैं, आप साउथ ईस्ट एशिया लीजिए, मिडिल ईस्ट लीजिए, यूएसए लीजिए, कनाडा लीजिए, जहां भी विकास की गति तेज हुई है, वहां के जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सिविल सेक्टर में हो, डिजिटल सेक्टर में हो, अन्य जो सनराइज सेक्टर्स हों, उसमें इजाफा किया गया है और वह इजाफा सिर्फ आप लोग ही कर सकते हैं। और कितने गर्व की बात है कि आप लोग बचपन से लेकर अभी तक फ्रंट बेंचर ही रहे। मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी माँ बाप इस बात पर गर्व करता है कि उसका बेटा, उसकी बेटी इंजीनियर या डॉक्टर बन जाए। मैं तो वो नहीं हूं, जो मंच पर हैं मेरे सिवा सभी लोग या तो इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं, सर डॉक्टर हैं और सभी लोग इंजीनियर्स हैं। तो यूं समझिए कि किस तरीके से आपकी जो प्रतिभा है समाज को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकती है। अभी हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं और इन्हें पढ़ाने वाले बहुत सारे उनके शिक्षक भी यहाँ आए हुए हैं। और इसके अलावा हमारे साथ NIT के डायरेक्टर प्रोफेसर SK पत्रा भी आज आप लोगों के सामने डीप टेक एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस पर अपना विचार रखेंगे। और आपने किरण गित्ते जी को भी सुना, अभिषेक सिंह जी को भी सुना कि यदि हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाएंगे, यदि हम लोग इंजीनियरिंग की दिशा में ज्यादा से ज्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं करेंगे, तो हमारे सामने जो नई नई समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान हम नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह मेरा आपसे आग्रह होगा कि डीप टेक और इंजीनियरिंग एक्सीलेंस तो एक तरफ, दूसरी तरफ हम पीछे भी मुड़ कर देखें कि पीछे हम लोगों ने क्या क्या किए, किन किन इंजीनियरिंग स्किल्स का उपयोग करके हमारे जो लोकल रिसोर्सेज को अपना करके कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचे। आज हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो हमें सीमेंट बाहर से लाना पड़ता है, स्टील बाहर से लाना पड़ता है। हमारे जो बहुत सारे जो स्किल्ड मैन पावर है उनको बाहर से लाना पड़ता है। यह हम लोगों के सामने चुनौती है कि हम किस तरीके से लोकल रिसोर्सेज को यूज करें और हम अपने विकास की सीढ़ी पर आगे बढ़ें। तो जैसा कि बताया गया कि हमारे जो जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसमें अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो और ऐसी पढ़ाई हो जो लोकल रिसोर्सेज को यूज करके हम विकास कर सकें। आप एक बार सोच कर देखें, आप में से हो सकता है अधिकतर लोग आगरा गए होंगे। ताजमहल में तो कोई सीमेंट का उपयोग नहीं हुआ। ताजमहल को बनाने में किसी लोहे की छड़ी या स्टील का उपयोग नहीं हुआ। उस समय जितने भी कारीगर होंगे उन्होंने तो इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी होगी। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जो पैसा
हम लोगों को सीमेंट बाहर से लाने में खर्च करना पड़ता है, स्टील बाहर से लाने में खर्च करना पड़ता है। क्या हम लोकल रिसोर्सेज को यूज करके हम अपनी इमारत खुद बना सकें? आप में से सभी लोग जानते होंगे, अधिकतर लोग जानते होंगे कि ताजमहल का जो फाउंडेशन है किसी मजबूत लकड़ी पर किया गया है, कोई पाइलिंग करके नहीं किया गया है। उसी तरीके से हमारे जितने भी भव्य मंदिर हैं साउथ में, उसमें अधिकतर मंदिरों में सीमेंट और बालू और स्टील का उपयोग नहीं किया गया। तो एक तरफ हम डीप टेक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का सहारा लेकर इंजीनियरिंग एक्सेलेंस की ओर बढ़े, और जो हमारा देश जो इस दशक को टेक एड के रूप में मना रहा है, उसी तरीके से जो हमें पीछे जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है उसका सहारा लेकर हम कुछ ऐसा नवीकरण कर सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं, जिससे हमारा रिसोर्स ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आए और उन्हीं रिसोर्सेज को उपयोग करके हम अपने विकास की दिशा में और भी गति ला सकते हैं। आप में सभी तरह की प्रतिभा है। अभी आप लोगों ने सुना, यहाँ जितने भी गाना गा रहे थे, कीबोर्ड बजा रहे थे, तबला बजा रहे थे, सभी इंजीनियर। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम इस दिशा में काम करें कि लोकल रिसोर्सेज को यूज करके लोकल मैन पावर को अपने तरीके से स्किलफुल बना करके हम अपने विकास की जो गति है उसको बढ़ाएं, तो हमें बहुत ही खुशी होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आज 58 इंजीनियर्स डे के अवसर पर यह हम संकल्प लें कि हमें त्रिपुरा को एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाना है, विकसित त्रिपुरा बनाना है, और आपका योगदान इसमें अहम होगा। मैं इस अवसर पर आपको फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you so much for speaking your heart out. Thank you, sir. Respected ladies and gentlemen, as we all know, today we have a seminar, and the topic of the seminar is Deep Technology and Engineering Excellence Driving India's Decade. May I now very humbly request keynote speaker of the seminar, Professor Dr. S.A. Batra, Director, National Institute of Technology, Agartala, to please deliver the keynote address. Please, sir. Honorable Chief Minister of Tripura, Sri Mani, Dr. Mani Manisarji, the Chief Guest of this function, Sri J. Krishna, the Chief Secretary, Sri Abhishek Singh, Secretary, Power and Rural Development, Sri Kiran Bide, Public Works Department, Sri Rajiv Devarma, Chief Engineer, Public Works, all guests in this event, all the members of the Institute of Engineers who are here, and the budding talents of the school and college students or children, both the categories who are present. It's a privilege to be part of this program and deliver the talk. To start with, I'd like to offer my tribute to the great legendary engineer Bharat Ratna Visvesvaraya. Today, when we struggle with engineering and engineering excellence, he was bold enough and talented enough to build bridges for the country that have been here for a long time, ages, centuries rather,
or close to centuries and delivering development for our nation. I had a small presentation. Would it be possible to see that, or? It is usually said what we hear or what we see is better received than what we hear. And if we see and hear, it gives a better experience and a better retention in our minds. Today's topic, Deep Tech and Engineering Excellence, driving India's tech. Now today, when we look at India, we are a different India. Why? Worldwide, we are the country with largest population, 140 crores. We are the country with fourth largest economy, close to $4 trillion. And today, looking at the world, we have the capability and the strength to say no to the most powerful nations in the world. That's not a small thing as an achievement for a country which is 75 years young. Now, today's program is particularly the topic for today's program, Deep Tech and Engineering Excellence in driving India's tech. Putting up the pages. Next please. Next one. Next one. Thank you. To start with, what is Deep Tech? Deep Tech technologically is based on scientific foundation. That means you use science to build what you want to do. So it's well proven and known to work well. Developed using cycles of research and development over time, so that what we develop is something new and something invented and tested. And what is developed or what is being used should have transformative impact. When we say transformative impact, it has to change or create transformation in the world. When you look at information technology, it's a technology which has created transformative impact. When you look at Aadhaar card, it's a technology that created transformative impact. When you look at the modern medical tools, these are some things that have created transformation impact or transformative impact. When you look at the energy today, the energy consumption by the people, by the country today, these have created transformative impacts. Again, when you look at technology in education, this is another one. Probably 7 years before, we never heard of online classes, online education, but then today's technology in education has a transformative impact. So the tech or deep tech creates transformative impact in the society, and these have an ability to change the society for over a short or a medium duration of time. Next page, please. Now, if we look at India's second vision, we have Digital India Initiative, which is backbone of our country in the sense that we have been an IT power in the world, and our country has a large proportion of IT engineers working working in the world. And Digital India Initiative is one where we are integrating the country with digital technology. Whether we call it Aadhaar card, whether we call it insurance, whether we talk of banking, whether we talk of agriculture, whether we talk of scientific findings, anything and everything we do today are based on digital initiative. And the digital initiative has been accelerated by mobile communication and communication technology. And combined all these are called information and communication technology. Another key factor
factor in India's stated vision is the Startup India ecosystem. Any country's economy can grow and the employment opportunity will grow if the country starts to have large number of wealth creators or technology creators and people who convert technology to wealth. And startups are one of those initiatives. When a company starts, it creates a cycle of education, wealth creation, and economic independence. And Startup India is one of such vision that helps the country to achieve its stated vision. And the last one is the Make in India vision. Country about 10 to 15 years before, we were a large importer. And when I was in school, probably our import bills were high, export bills were very, very low, export incomes were very, very low. There was a time when we depended on, for everything we depended on foreign countries. Now, not only that, even our country depended for food on foreign countries. We had to import food. And today, we are in gross surplus in food. We supply food to countries in distress, to Africa, to many other countries which have food, difficulty in supplying food for their population. So, Make in India has been one of these strong drivers to these things. Next page, please. When you look at India's missions, there are few missions which are important in today. One is India AI. AI refers to artificial intelligence. Artificial intelligence is a technology developed since 80s, but its impact is being seen now. Why? Because the AI requires high computation or high-speed computation, high-speed storage. Those things have become a reality today. And today, every day, there are new news on AI, and this helps us to get or to do work very easily. Today, if you are in school, you don't find a literature or some book, you can always use AI to get the information. If I have to do a new thing, you do a search using AI, you get a lot of literature, from there you develop things. So what it has done is, it has reduced the gestation time of any research area. Anything we want to do or start to work on, it helps us to reduce that time. Another one is National Supercomputing Mission. Now, computing has been an integral part of the society today. There are many unsolvable problems that have been solved by using computers. And when the work involved for a computer is large, we use what are called supercomputers. Supercomputers have moved far over the time. And today, the AI systems use supercomputers, the weather systems use supercomputers, and many of the world things, they use supercomputers. And probably the world is unthinkable today without supercomputer in real sense. So, India has started a supercomputing initiative where India has provided supercomputers to large number of organizations and institutions. And these supercomputers are